हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सॉल्व करते हैं जेट ICAR BHU लाइव टेस्ट सीरीज, तो जिसका पार्ट नंबर 3 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है सर, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। इससे पहले जो भी नई स्टूडेंट है उनसे स्पेशली बोलना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है सर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि धान में नाइट्रोजन की हानि को रोकने के लिए अमोनिकल उर्वरकों का प्रयोग किस जोन में करना चाहिए। याद रखना, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि धान में नाइट्रोजन की हानि को रोकने के लिए सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि जो धान में जो उर्वरक दिया जाता है नाइट्रोजन, तो किस रूप में दिया जाता है, ये दिया जाता है यहाँ अमोनिया रूप में दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है, यहाँ अमोनिया रूप में दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो उर्वरक दिया जाता है अमोनिया फॉर्म में, तो इसको किस जोन में देना चाहिए। क्वेश्चन यही बनता है यार, हाँ कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो किस जोन में देते हैं ये आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ऑक्सीकृत में, अपचयित में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यार अगर हम बात करते हैं जो धान में दिया जाता है नाइट्रोजन उर्वरक, तो वो दिया जाता है रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है। याद रखना, अगर हम बात करते हैं धान की, तो धान में जो नाइट्रोजन दिया जाता है ये दिया जाता है रिड्यूस्ड जोन में, मतलब अपचयित क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, अपचयित क्षेत्र या रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे कि गेहूं मान लीजिए, ज्वार मान लीजिए, बाजरा मान लीजिए, तो इनमें किस जोन में दिया जाता है नाइट्रोजन उर्वरक, तो इसमें दिया जाता है यहाँ ऑक्सीकृत क्षेत्र में दिया जाता है। किस जोन में दिया जाता है यहाँ, अगर हम बात करते हैं यानी धान को छोड़कर किसी भी फसल में, तो इसमें क्या होता है यहाँ ऑक्सीकृत क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब यहाँ कि ऑक्सीकृत जोन में दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं धान में स्पेशली, तो इसमें किस जोन में दिया जाता है, ये दिया जाता है रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, अपचयी क्षेत्र या रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है DAP में पोटास की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है पोटास की मात्रा कितनी होती है। 18%, 46%, 58% या फिर 0%। जल्दी से आएंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा कि DAP में पोटास की मात्रा क्या रखी जाती है, 18, 46, 58 या फिर 0। तो यार अगर हम बात करते हैं पोटास, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए करो। तो यहाँ पर आपसे पूछा है पोटास की मात्रा, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं पोटास की मात्रा, तो इसकी कितनी होती है, केवल 0% होती है। याद रखना, अगर हम बात करते हैं पोटास, तो पोटास बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है DAP में। क्यों, अब यार अगर हम बात करते हैं DAP का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट। मतलब यहाँ अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से उर्वरक पाए जाते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन पोटास इसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन क्लियर होता है। अगर हम बात करते हैं कितना, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो कितना होता है, 18% होता है। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है, ये होता है 46% होता है। याद रखना, अगर हम बात करते हैं DAP में डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना होता है, 18% होता है। फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फास्फोरस कितना होता है, ये होता है 46% होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोटास, तो पोटास कितना होता है, केवल 0% होता है, मतलब यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि गेहूं की उचित बीज दर, मतलब यहाँ आपको बतानी है यहाँ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में आपको सीड रेट बतानी है गेहूं की। अब यहाँ मुख्यतः जो सीड रेट होती है सामान्यतः बतानी है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको मेथड नहीं दे रखा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जैसे कि स्पेशल मेथड, जैसे कि डिबलर विधि में अलग ली जाती है सीड रेट, या फिर आप लेट सोविंग करते हो तो उसके लिए अलग सीड रेट रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपसे जो कॉमन रखी जाती है, जो सामान्यतः रखी जाती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, A, B, C या फिर D। तो यहाँ अब बात करते हैं जो गेहूं की जो सामान्यतः रखी जाती है, ये कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है केवल यहाँ 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यार अगर हम बात करते हैं जो कॉमन रखी जाती है, जो सामान्यतः रखी जाती है, वो कितनी रखी जाती है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्न में से C4 पादप कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि इनमें से कौन सा C4 प्लांट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मक्का, तो मक्का भी क्या होता है, C4 प्लांट होता है। अगर हम बात करते हैं ज्वार, तो ज्वार भी क्या होता है, C4 प्लांट होता है। और अगर हम बात करते हैं बाजरा, तो बाजरा भी क्या होता है, C4 प्लांट होता है। मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होता है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि यहाँ अगर हम बात करते हैं धान, तो धान किस प्रकार का प्लांट होता है, ये होता है यहाँ C3 प्लांट होता है। कौन सा होता है, C3 प्लांट होता है। मतलब आपका राइट आंसर कौन सा है,
फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मक्का, ज्वार और बाजरा, डायरेक्ट याद रखिएगा MCB, आपको डायरेक्ट याद रखें MCB, मतलब यार हम मक्का, ज्वार और बाजरा, सॉरी ये किसी और की ट्रिक है, यहाँ पर लागू नहीं होगी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप तो डायरेक्ट ये याद रखिएगा कि मक्का, ज्वार और बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन यहाँ कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पुष्पक्रम या फिर जो इन्फ्लोरेंस होता है धान का, तो वो क्या कहलाता है? बाली, पेनिकल, रेशम या फिर अम्बेल, किस नाम से जाना जाता है? याद रखना कि धान का जो इन्फ्लोरेंस होता है या फिर पुष्पक्रम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो कौन सा है राइट आंसर? सेकंड ऑप्शन, अर्थात यहाँ धान का जो पुष्पक्रम होता है ये क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि सुपर राइस की कल्पना किसके द्वारा दी गई थी। याद रखना यहाँ पर आपसे सुपर राइस की कल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 या फिर 4। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सुपर राइस की कल्पना किसके द्वारा की गई थी, या फिर सुपर राइस जो टर्म दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी। JS सल के द्वारा, JS घोष के द्वारा, योशिता के द्वारा, फिर BL चोपड़ा के द्वारा, किसके द्वारा दी गया था सुपर राइस, ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं सुपर राइस, तो सुपर राइस JS घोष ने दिया था। किसने दिया था? यहाँ JS सल ने नहीं दिया था, बल्कि किसने दिया था? JS घोष ने दिया था। मतलब राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, याद रखना, अगर हम बात करते हैं सुपर राइस, ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये तो पता होना चाहिए, ये तो आपको पता लग गया कि जो सुपर राइस है ये टर्म किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी JS घोष के द्वारा दी गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुपर राइस होता क्या है, ठीक, इसकी डेफिनेशन अगर आपसे बाई चांस पूछ ली जाती है तो उसका मतलब होता है जो सामान्यतः जो इसकी किस्में होती है, याद रखना सामान्यतः जो किस्में होती है धान की, तो उनमें से कुछ किस्में ऐसी होती है, कुछ वेराइटी ऐसी होती है जो कि यहाँ जो सामान्य होती है उनसे क्या करती है, 25% अधिक यील्ड देती है। याद रखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए, या फिर आप सुपर राइस अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि सुपर राइस क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन क्या होगी लिखनी होगी, जो सामान्य किस्में होती है उनसे उनके बजाय कुछ किस्मों के द्वारा 25% अधिक यील्ड देना क्या कहलाता है? सुपर राइस कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, या फिर आप सामान्य के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए 100 किलोग्राम, ठीक है, जो सामान्य किस्में होती है ये कितना देती है प्रोडक्शन, ये देती है 100 किलोग्राम। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुपर राइस, तो सुपर राइस क्या होता है यहाँ 125 किलोग्राम देता है। मतलब यहाँ 25% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दिया जाता है सुपर राइस के द्वारा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भारतीय बोना गेहूं है, अर्थात यहाँ पर आपको बताना है यहाँ इंडियन ड्वार्फ वीट का बॉटनिकल नेम होता क्या है। ठीक है, ऑप्शंस आप देख लीजिए कि टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम स्फेरोकोकम या फिर टिटिकम स्पेल्टा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडियन ड्वार्फ वीट का बॉटनिकल नेम होता क्या है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं इंडियन ड्वार्फ वीट, तो इंडियन ड्वार्फ वीट का क्या होता है? टिटिकम स्फेरोकोकम होता है। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडियन ड्वार्फ वीट या भारतीय बोना गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो होता है यहाँ टिटिकम स्फेरोकोकम होता है। क्या होता है? टिटिकम स्फेरोकोकम होता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का क्या नाम होता है? ये होता है यहाँ टिटिकम एस्टिवम होता है। याद रखना, अगर हम बात करते हैं मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? टिटिकम एस्टिवम। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारतीय या फिर इंडियन ड्वार्फ वीट, तो इंडियन ड्वार्फ वीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ये होता है टिटिकम स्फेरोकोकम होता है। क्या होता है? टिटिकम स्फेरोकोकम होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चेपा व आरा मक्खी किस फसल के प्रमुख कीट होते हैं। याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछा गया चेपा और आरा मक्खी। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि मान लीजिए आपको ये पता नहीं है कि चेपा किस में लगता है, ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता है कि आरा मक्खी किस में लगता है। ठीक है, बेशक आपको सभी को पता है, क्योंकि यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आरा मक्खी प्रमुख किसका कीट होता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि चेपा या फिर आरा मक्खी है ये किस फसल के प्रमुख कीट होते हैं। मक्का, सरसों, ज्वार या फिर बाजरा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं आरा मक्खी, ठीक है, आरा मक्खी के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो किसका होता है? ये होता है सरसों का होता है। राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। क्योंकि यहाँ अगर हम बात करते हैं आरा मक्खी, तो आरा मक्खी सबसे ज़्यादा जो डैमेज करती है किस फसल को करती है? ये करती है सरसों को करती है, मस्टर्ड को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैमल क्रॉप किसे बोला जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कई बार कि कैमल क्रॉप किसे बोला जाता है, ज्वार को, बाजरा को, उड़द को या फिर सोयाबीन को। तो बेशक आप सभी को पता है कि कैमल क्रॉप किसे बोला जाता है, ज्वार को बोला जाता है। लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या होता है ये आपको समझना चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि कैमल क्रॉप बोला क्यों जाता है एक्चुअल में से।
ठीक है। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई फील्ड है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई सा फील्ड पड़ा है, उसमें क्या कर रखा है, आपने ज्वार की फसल को ग्रो कर रखा है, ठीक है, मान लीजिए आपकी ज्वार की फसल ग्रो कर रखी है। लेकिन अब ऐसी कंडीशन आती है कि मान लीजिए आपके पास इरिगेशन के कोई भी सोर्स नहीं है, अर्थात कोई भी स्रोत नहीं है, या फिर आप पूर्ण रूप से क्या होती है, रेनफॉल या फिर वर्षा पर डिपेंड हो। और क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है एक कि जिसमें वर्षा भी नहीं होती है और आपके पास जो सिंचाई के साधन है वो भी नहीं होते हैं, ठीक है, वर्षा भी नहीं होती है और सिंचाई के साधन भी आपके पास उपलब्ध नहीं है। मतलब क्या होता है, जो खेत में खड़ी फसल है तो उसको कई टाइम या फिर कुछ टाइम के लिए क्या होती है, सिंचाई नहीं दे पाते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन होती है जिससे क्या होता है, कुछ टाइम हम सिंचाई नहीं दे पाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मान लीजिए आप, एक होती है ड्रॉट कंडीशन, एक होती है सेवर ड्रॉट कंडीशन, ठीक है, इसका तो आपको पता होगा, एक होती है ड्रॉट कंडीशन, एक होती है सेवर ड्रॉट कंडीशन। तो अब हम बात करें यहाँ सेवर ड्रॉट कंडीशन। तो याद रखना, फील्ड में जो फसल खड़ी है हमारी, तो ये क्या करती है, सेवर ड्रॉट कंडीशन में चली जाती है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये क्या करती है यार, हाँ, सेवर ड्रॉट कंडीशन में चली जाती है। और अब इसका मतलब होता है यार, हाँ, अगर हम बात करते हैं ज्वार की, तो ज्वार क्या करते हैं, जब भी इसे थोड़ी भी इरिगेशन अगर हम दे देते हैं ड्रॉट कंडीशन पर या फिर सेवर ड्रॉट कंडीशन पे, तो ये क्या करती है, हाँ, पुनः जर्मिनेशन या फिर पुनः ग्रोथ करने लग जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि पुनः ग्रोथ या फिर पुनः जर्मिनेशन करने लग जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जितने भी जो क्रॉप्स होती है वो क्या होती है, हाँ, ड्रॉट या सेवर ड्रॉट कंडीशन पर क्या होती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद में उसे कितनी भी इरिगेशन दे दो वो दोबारा से ग्रोथ नहीं करती है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसे कैमल क्रॉप क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ ये सेवर ड्रॉट कंडीशन में जाके पुनः सिंचाई करने पर क्या हो जाती है, दोबारा से ग्रोथ करने लग जाती है। और इसी कारण से क्या करते हैं, इसे कैमल क्रॉप के नाम से जाना सा है, ठीक है, कि समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता रही तो वीडियो को कर देना एक लाइक, इस वीडियो को कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है, धान के ग्रासी स्नट रोग का भाग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, भाग। तो भाग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले याद रखना कि भाग का मतलब आता है किसी रोग को फैलाने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है उसे ही वाहक बोला जाता है। और इसके मुख्यतः 2-3 टर्म आपको देखने को मिल सकती है, वेक्टर या फिर ट्रांसमिट किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिए ना कि अगर आपको इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड देखने को मिल रहा है उसका मतलब है इसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, धान की ग्रासी स्टंट रोग का वाहक कौन सा होता है, तो ये होता है ब्राउन प्लांट होपर होता है। कौन सा होता है, अगर हम बात करते हैं धान की ग्रासी स्टंट रोग का भाग, तो कौन सा होता है, ब्राउन प्लांट होपर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो टुंगरो वायरस लगता है, सबसे पहले याद रखना कि एक लगता है धान में टुंगरो वायरस, तो इसका वाहक कौन सा होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका भी आपको याद रखना होगा कि टुंगरो वायरस का जो वाहक होता है या फिर वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन लीफ होपर होता है। याद रखना, अगर हम बात करते हैं ग्रासी स्टंट रोग तो इसका वाहक तो कौन सा होता है, ब्राउन प्लांट होपर। लेकिन अगर हम बात करते हैं टुंगरो वायरस तो इसका वाहक कौन सा होता है, ग्रीन लीफ होपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंकुरित अनाजों में कौन सी शर्करा होती है, ठीक है। यहाँ पर आपसे अंकुरित अनाजों में कौन सी शर्करा होती है, तो कौन सी होती है, हाँ, माल्टोज होती है। डायरेक्ट आप याद रखिए कि अंकुरित अनाजों में कौन सी शर्करा होती है, तो ये होती है माल्टोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल का प्रयोग कॉम्प्लेन और बॉर्नविटा को बनाने में किया जाता है। सभी को पता है यार, हाँ, कॉम्प्लेन और बॉर्नविटा क्या होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं। लेकिन अब इनका निर्माण किसके लिए किया जाता है या फिर किसके द्वारा किया जाता है, या फिर ऐसी कौन सी फसल है जिसके बाई प्रोडक्ट से कॉम्प्लेन और बॉर्नविटा का प्रयोग किया जाता है या फिर निर्माण किया जाता है, ये आपको बताना है। मक्का, ज्वार, बाजरा फिर जौ। राइट आंसर कौन सा होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से बताएंगे कॉम्प्लेन और बॉर्नविटा को किसके बायो प्रोडक्ट से बनाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेन या बॉर्नविटा तो इसका जो निर्माण किया जाता है ये कैसा है, मक्का फसल के बाई प्रोडक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, तो ये निकलती है मीथेन गैस। यार हाँ, अगर हम बात करते हैं धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है तो ये निकलती है मीथेन गैस। और मीथेन गैस का सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। मतलब राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं धान में पानी की क्रांतिक अवस्था, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है क्रिटिकल स्टेज। तो क्रिटिकल स्टेज का मतलब हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि अगर उस समय क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है पानी की या फिर फसल की वह अवस्था जिस पर अगर उसको सिंचाई नहीं दी जाती है तो क्या होता है, प्रोडक्शन में लॉस हो जाता है, प्रोडक्शन की कमी हो जाती है,
ठीक है, ये होता है क्रिटिकल स्टेज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि धान में पानी की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो होती है रखा बूटिंग स्टेज। कौन सी होती है? बूटिंग स्टेज होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं में तो आप सभी को पता है कौन सी होती है? CRI स्टेज होती है। कौन सी होती है? CRI स्टेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि ट्रिटिकल का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया ट्रिटिकल का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि ट्रिटिकल का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? कार्पेंचको के द्वारा, स्मिथ के द्वारा, रिम्पो के द्वारा, फिर आशीष दत्ता के द्वारा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं ट्रिटिकल, तो सबसे पहले यहाँ इससे संबंधित एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जो ट्रिटिकल है, ठीक है, सबसे पहले याद रखना है कि ट्रिटिकल क्या होता है? यहाँ पहली मानव निर्मित धान्य फसल होती है। क्या होती है? पहली मानव निर्मित धान्य फसल होती है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद में याद रखना, अगर हम बात करते हैं इसका जो डेवलपमेंट किया गया था, इसका जो विकास किया गया था, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? ये किया गया था रिम्पो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रिम्पो के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताइए। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन, ठीक है, तो सभी को पता है यहाँ कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये होती है ग्लूटीन। और यहाँ ग्लूटीन या फिर ग्लूटेन, इसी जो प्रोटीन होती है, इसी के कारण क्या होती है? गेहूं की जो रोटियां बनाते हैं, जो चपाती बनाते हैं, वो क्या होती है? फूल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कपास की वारालक्ष्मी किस्म का विकास कहाँ से किया गया था, या फिर किस इंस्टीट्यूट से किया गया था? तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि वारालक्ष्मी, सबसे पहले याद रखना कि जो वारालक्ष्मी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वारालक्ष्मी किसकी एक मोस्ट पॉपुलर किस्म होती है? तो होती है यहाँ कपास की होती है। किसकी होती है वारालक्ष्मी? ये होती है कपास की होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो वारालक्ष्मी का जो डेवलपमेंट किया गया था, जो विकास किया गया था, ये किस इंस्टीट्यूट से किया गया था? ये किया गया था धारवाड़ इंस्टीट्यूट से। कहाँ से किया गया था? यहाँ धारवाड़ इंस्टीट्यूट से किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि बीकानेरी नरमा किसकी किस्म है? यहाँ पर आपसे पूछे गए बीकानेरी नरमा तो किसकी एक मोस्ट पॉपुलर किस्म होती है? और ये क्वेश्चन भी यहाँ आपको कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। कपास, सरसों, सोयाबीन या फिर जूट। तो आप सभी को पता है यहाँ अगर हम बात करते हैं बीकानेरी नरमा, तो किसकी होती है? कपास की ही होती है। यहाँ अगर हम बात करते हैं बीकानेरी नरमा एक मोस्ट पॉपुलर किस्म किसकी होती है? तो होती है कपास की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फसल बीमा व फसल लोन। याद रखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि फसल बीमा व फसल लोन सर्वप्रथम निम्न फसल में से किस फसल को दिया गया था, या फिर सर्वप्रथम किस फसल में अप्लाई किया गया था फसल बीमा व फसल लोन को? तो किस में किया गया था? ये आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि चना, तंबाकू, कपास या फिर गन्ना। तो राइट आंसर क्या है आपका? कमेंट बॉक्स में बताइए कि फसल बीमा और फसल लोन, ये दोनों जो टर्म थी, ये सबसे पहले किस फसल में अप्लाई की गई थी? चना, तंबाकू, कपास या फिर गन्ना? राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं फसल बीमा और फसल लोन, ये दोनों ही टर्म या फिर दोनों ही योजनाएं, तो ये दोनों ही स्टार्ट की गई थी यहाँ कपास फसल से। किससे की गई थी? कॉटन से ही की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। यहाँ H4, ठीक है, H4 किसके द्वारा विकसित की गई थी? लिविंग के द्वारा, डोनाल्ड के द्वारा, CT पटेल के द्वारा, फिर परिहार के द्वारा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि H4, तो H4 क्या होती है? यहाँ फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी होती है। किसकी होती है? कॉटन की होती है। याद रखना, अगर हम बात करते हैं H4, तो H4 क्या होती है? फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी होती है। किसकी होती है? कॉटन की होती है। और अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था, विकास किया गया था, तो इसका विकास किया गया था CT पटेल के द्वारा किया गया था। याद रखना, अगर हम बात करते हैं H4 फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी होती है। किसकी होती है? कॉटन की होती है। अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था, तो इसका जो डेवलपमेंट किया गया था, ये किया गया था CT पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का दें एक लाइक, इस वीडियो का दें अपने दोस्तों से शेयर, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लिखिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सही से बाय, टेक केयर।